अफ्रीकन यूनियन अभी रिसेंटली G20 का मेंबर बन चुका है। तो ये हुआ है जब G20 का प्रेसिडेंटशिप जो है वो इंडिया के पास था। तो यानी इंडिया ने मेजर लीडरशिप रोल यहाँ पे प्ले किया है और अफ्रीकन यूनियन का यहाँ पे एंट्री हो गया है G20 में। तो आइए जानते हैं अफ्रीकन यूनियन का जो G20 में एंट्री हुआ है तो उसका क्या इम्प्लीकेशन है और इंडिया और अफ्रीका का क्या रिलेशन है, उन सब चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। तो अफ्रीकन यूनियन जैसे कि रिसेंटली G20 समिट में हमारा मेंबर हो ही चुका है। तो न्यू दिल्ली में हुई थी और इंडिया ने यहाँ पर मतलब 3 महीने पहले ही ये प्रपोज़ किया था और अब हो भी गया है। तो अफ्रीकन यूनियन है क्या? तो अफ्रीकन यूनियन एक कॉन्टिनेंटल बॉडी है जिसमें 55 मेंबर्स होते हैं जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हैं। 1963 में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीका यूनिटी एक बनी थी बॉडी और वहाँ पे बात की गई थी कि हम लोग कोऑपरेशन जो अफ्रीकन स्टेट्स हैं उनके बीच में करेंगे। तो यानी बेसिकली आइडिया ये है कि द आइडिया ऑफ अफ्रीकन यूनिटी इज़ समथिंग दैट इज़ सेंट्रल टू द अफ्रीकन यूनियन। इसके बाद अगर देखा जाए तो 2002 में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सीड हो गई थी बाय द AU। तो यहाँ पे 2002 में AU यानी अफ्रीकन यूनियन के नाम से रिप्लेस कर दिया गया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन को। और यहाँ पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को आपस में कंट्रीज़ में बढ़ाया जाएगा, ये बात की गई थी। तो AU की अगर हम बात करें तो इसमें 20% जो है वर्ल्ड का एरिया ये देखने को मिलता है, 18% वर्ल्ड का पॉपुलेशन देखने को मिलता है एंड 3% जो है वर्ल्ड का GDP देखने को मिलता है नॉमिनल टर्म्स में। इसका मतलब है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीजन है और बहुत ज़्यादा जोग्राफिकली इम्पॉर्टेंट रीजन इसको हम कह सकते हैं। प्लस द आइडिया ऑफ डायस्पोरा जो कि अगेन पॉपुलेशन अगर देखा जाए या फिर कॉलोनियल हिस्ट्री देखा जाए तो डायस्पोरा किस तरह से रिफ्यूजी क्राइसिस किया, तो ये हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम इस रीजन पे एम्फेसिस दें। और इंडिया जैसे कि टेलीमेडिसिन और इन सब चीज़ों से हमेशा से देता हुआ आ रहा है। वहीं पर अगर बात किया जाए तो चाइना का क्या रोल रहा है, तो चाइना का अगर देखा जाए तो एक न्यू कॉलोनियलिज्म में वो इंगेज हो रहा है। क्यों? क्योंकि रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन अफ्रीका का हमको देखने को मिल रहा है एट द हैंड्स ऑफ चाइना विच इज़ एक्चुअली वेरी प्रॉब्लमैटिक। तो वो चीज़ भी हमको देखने को मिलती है। बट अगेन यहाँ पे उसको कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से आइडिया ऑफ अफ्रीका को हमें आगे बढ़ाना है विद द आइडिया ऑफ इंडिया इटसेल्फ। तो अगर देखा जाए तो AU जो है वो ग्रेटर यूनिटी और सॉलिडारिटी की बात करता है, सोशल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स की बात करता है। तो बेनिफिट क्या होगा AU के इंक्लूजन में? तो अफ्रीका के लिए क्या बेनिफिट होगा? तो सबसे पहले तो ग्लोबल ट्रेड, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क्स में उसको एंट्री मिलेगी। न्यू जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स उसके साथ मतलब एक तरह से बेसिस बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी तक USA और यूरोप के साथ उसका ज़्यादा रिलेशन था या फिर चाइना, अब न्यू एवेन्यूज़ मिलेंगे, न्यू इंटीग्रेशंस हमको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखा जाए तो अफ्रीका जो ऐसा कॉन्टिनेंट है उधर हमें बहुत सारे पॉवर्टी, कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उन सब चीज़ों से भी राहत मिलेगा क्योंकि इंक्लूजन होगा तो इंटीग्रेशन भी होगा, वॉइस, पार्टनरशिप, लीडरशिप, ये सब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो G20 में इंक्लूजन हुआ है तो इससे जो पोजीशन है ग्लोबल साउथ की, इस पे काफ़ी मतलब कि एक तरह से पॉजिटिव में हमको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबल साउथ में लीडरशिप रोल इंडिया प्ले कर रहा है और साउथ अफ्रीका या फिर अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूँ तो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ। तो वहाँ पर भी हमको कहीं ना कहीं एक तरह से हमारा जो है कंसेंसस देखने को मिलता है। तो वो हो गया है। प्लस रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ये तो है ही। अब इंडिया के लिए क्या बेनिफिट होगा अगर अफ्रीकन यूनियन जो है इसका इंक्लूजन G20 में हो जाता है? तो वही हमारे को भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, मार्केट एक्सेस, रिसोर्स सिक्योरिटी, ये सब देखने को मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हम वहाँ पर देख सकते हैं। डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिलेगा क्योंकि कहीं ना कहीं अफ्रीका जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा इंडिया का लीडरशिप यहाँ पे। कैपेसिटी बिल्डिंग और ये सब तो है ही। मल्टीलैटरलिज्म का जो डायनेमिक्स है वो भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने यहाँ पे प्रमोट करते हुए हम दिख रहे हैं। तो इंक्लूजन जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया का जो कमिटमेंट है कि हम ग्लोबल साउथ को एम्पावर करेंगे, उसकी वॉइस को देखेंगे, तो वो एक तरह से उस कमिटमेंट को पूरा होता हुआ हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे अगेन द आइडिया इज़ कि इंडिया को भी यहाँ पे अफ्रीका को एक चीज़ करनी होगी कि अफ्रीका हमारी परमानेंट सीट हमें UNSC में मिल जाए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसको में हमें सपोर्ट करेगा। एक तरीके से ये एक डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट भी यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी भी हम लोग ला सकते हैं एंड एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर
जिसमें इंडिया, जापान एंड डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज़ होंगी, तो वो इंटीग्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमको देखने को मिलेगा। अब मेजर AU चैलेंजेस क्या है, तो मिलिट्री कुप्स वहाँ पे बहुत होते हैं। तो यहाँ पे 32, अगर अफ्रीकन यूनियन में देखा जाए तो 32 कंट्रीज़ में मिलिट्री कुप्स हमको देखने को मिला है सिंस 2013। एंड ये एक प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स दिखाता है कि किस तरीके से क्या वहाँ पे मतलब अगर जैसे कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कहीं ना कहीं ट्रेड पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें भी हमको देखने को मिलती है। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ऑफ AU अगर देखा जाए तो मेंबर कंट्रीज़ जो है वो अपना मतलब एनुअल ड्यूज़ नहीं कर सकती। जैसे EU जो है, यूरोपियन यूनियन है, वहाँ पे सब सही चलता है क्योंकि फाइनेंशियली वो लोग बहुत स्ट्रांग है। बट यहीं पे अगर देखा जाए तो एनुअल ड्यूज़ नहीं मिलते, जिससे AU की ऑटोनॉमी में कहीं ना कहीं फ़र्क हमको देखने को मिलता है। तो ये हो गया, हमने AU डिस्कस कर लिया। अगर हम UPSC में बात करें तो यहाँ पे मेंस में भी इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं इंडियन अफ्रीकन रिलेशन के बीच पे, और अगर देखा जाए तो आगे भी स्कोप है क्योंकि ये एक न्यू इमर्जिंग डायनामिक्स है। तो प्लीज़ प्रिपेयर इट वेल एंड प्लीज़ like, share and subscribe Sankar Mojum for general awareness for such updates. Thank you.